अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसी जा रही जनाब आपकी तैयारी। अच्छा जनाब, इस तरह से है कि आज हम बात करेंगे यूरोपियन हिस्ट्री की, और यूरोपियन हिस्ट्री में हम क्वेश्चन पकड़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन का। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन से मुझे एक बात याद आई कि आपने यूरोपियन हिस्ट्री के जो सोर्स इस्तेमाल करने हैं ना, उसमें सबसे पहले तो आपने किताब इस्तेमाल करनी है पीकॉक। लेकिन जो आज का टॉपिक है ना, वो मैं बुक ले रहा हूँ, सोशलिज्म की किताब है, सोशलिज्म पास्ट एंड फ्यूचर, माइकल हरिंगटन की किताब है। उसमें से आज का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से मैंने रशियन रेवोल्यूशन का टॉपिक जो है ना वो तैयार किया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पास पेपर में 10 नंबर का आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का भी आ सकता है। लेकिन ये पास पेपर में 2 दफ़ा आया हुआ है और आया हुआ है 10 मार्क्स का। ठीक है, अब ये जो रेवोल्यूशन है ना, जो रशियन रेवोल्यूशन, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वर्ल्ड अफेयर्स को, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस को जानने में, क्योंकि जब सोशलिज्म आया तो तभी तो भाई कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई ना। तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन कैसे आया, उसकी टाइमलाइन क्या थी, ठीक है, और उसके टाइमलाइन के बाद जो इवेंट अकर हुए रशियन रेवोल्यूशन के दौरान वो कौन से थे, और उसके जो थी उसके बाद की जो एक स्टेट हमें सोशलिज्म की नज़र आती है। मैं उसे कम्युनिज्म तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कम्युनिज्म आपको पता है कि कम्युनिज्म इज़ दी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, तो वो तो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन जो सोशलिज्म हमें रशिया के अंदर नज़र आई, यूएसएसआर के अंदर, तो वो उस पर हम बात करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे। तो चलिए जी, ये रशियन रेवोल्यूशन आई थी 1917 में, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन के ऊपर जाते हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स का, तो आपने इस तरह से उसको बनाना है, मैंने ये आपको बेसिकली बताना था, ठीक है। सबसे पहले आपने उसकी टाइमलाइन बनानी है। इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने दूसरा बता देना टाइमलाइन। टाइमलाइन में आपने बताना कि 1900 में क्या हुआ था, जो निकोलस II था ना, रूल्स ओवर द रशियन एम्पायर विद एब्सोल्यूट पावर। यस, 1904 में हुआ कि रशिया सवर्ड जापान से हार गया था और अच्छी खासी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी उसकी। 1905 में हुआ उसके अगले साल कि निकोलस II जो उस वहाँ का बादशाह था, उसने ये डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पे लेजिस्लेचर बना देंगे, यहाँ पे भी हम पार्लियामेंट बना देंगे, ठीक है। और 1914 में जो है रशिया वर्ल्ड वार 1 के अंदर जो है वो एंटर हो गया, लेकिन जर्मनी से उसको मुंह की खानी पड़ी। देखें, जब रशिया वर्ल्ड वार 1 के अंदर एंटर हुआ था, तो जर्मनी ने जो सबसे पहले अटैक किए थे वो रशिया के साथ किए थे। देखो, जर्मनी जो था वो किसका लाया था, आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड वार 1 की कहानी सबसे पहले। तो वर्ल्ड वार 1 में अगर आपको कहानी थोड़ी सी याद हो तो आपको याद आएगा कि एक तरफ सेंट्रल पावर्स थे और एक तरफ अलाइड पावर्स थे, ठीक है। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर एक साइड पे थे, और दूसरी साइड पे थे बर्तानिया था, रशिया था और जो फ्रांस था, ठीक है। ये 3 कंट्री दूसरी वाली साइड पे थे। लेकिन अब जब जो वर्ल्ड वार 1 जो थी वो जब स्टार्ट हुई ना, तो जर्मनी को सबसे जो बड़ा खतरा था ना वो ये था कि उसका बॉर्डर किसका शेयर होता है। जरा ये मैप देखें, जर्मनी जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, और जो अपना उसके नॉर्थ सी जो है वो अटैच होता है बर्तानिया के साथ। तो जनाब, सबसे बड़ा जर्मनी को मसला ये था कि अगर वो वार स्टार्ट करता है, ऑस्ट्रिया के साथ जो है मिल के वार स्टार्ट करता है, तो उसमें उसको मसला ये था कि भाई उसको अपने ईस्टर्न फ्रंट में रशिया के साथ मुकाबला भी करना पड़ेगा, और दूसरी साइड पे उसको जो है वो ज़मीन पे फ्रांस के साथ मुकाबला भी करना पड़ेगा, और तीसरी जगह पे उसको जो है वो बर्तानिया के साथ भी जो है ना वो समुद्र के अंदर मुकाबला करना पड़ेगा। तो 3 साइड पे जो थे ना फ्रंट ओपन हो जाने थे। जर्मनी को सबसे बड़ा मसला ये था। और एट द एंड हम देखेंगे होता भी यही है कि जब वर्ल्ड वार 1 एंड होती है तो जर्मनी के हारने की सबसे बड़ी वजह भी यही होती है कि उसने 3 साइड्स के ऊपर जो है ना वो वार के फ्रंट ओपन कर दिए थे। तो बहरहाल जनाब, जब वार स्टार्ट होती है तो रशिया को बहुत एक गहरी जो है वो ज़रब पहुंचाता है जर्मनी की फोर्सेस, तो जिसकी वजह से जो है ना वो इनकलाब शिद्दत इख्तियार कर जाता है रशिया के अंदर, और 1917 के अंदर जो है ना वो इनकलाब आता है रशिया में। अब देखिए 1917 में क्या हुआ जनाब, की रिवोल्ट हुई, जिसकी बिना पर जो है वो निकोलस को अपनी जो ओहदे से वो हाथ धोना पड़ा, और लेनिन जो है उसने बोल्शेविक रेवोल्यूशन ला के वहाँ पे एक रिपब्लिक जो थी वो भी कायम कर दी, ठीक है। 1918 में ये हुआ कि बोल्शेविक ने एक वॉल रेजिस्टेंस और सिविल वार जो थी वो जीत ली और इक़्तिदार पे आ गए। 1922 में लेनिन ने इस्टेब्लिश कर दिया क्या, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अंडर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, अभी ये जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल थे? इसे बेसिकली हम यूएसएसआर बोलते हैं, आपको सबको पता है। इसमें आज का रशिया था, हमारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये थे, उसके अलावा ये बाल्कन कह रहा हूँ, बाल्टिक स्टेट्स इसके अंदर शामिल थी, और ये तमाम इलाके उसके अंदर शामिल थे यूएसएसआर के अंदर। इन तमाम को जोड़ के अगर आप गौर करें तो पोलैंड का बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? जर्मनी के साथ। तो मैं पहले जो बात करता कि जर्मनी को यूएसएसआर के साथ लड़ना पड़ना था रशिया के साथ, तो ये बेसिकली रशिया था, ठीक है। तो हुआ ये जनाब कि इन तमाम एक जो कंट्रीज थे, इन्होंने एक यूनियन बना ली। अब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अब आपको पता होगा कि यूनियन और फेडरेशन में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली इन्होंने यूनियन बना ली, और यूनियन बना के इन्होंने सोशलिस्ट दुनिया की जो पहली एक रियासत कायम की, जो कि सोशलिज्म की बना पर कायम हुई। अच्छा, अब हम इसके थोड़े से कॉजेज देख लेते हैं। आपने टाइमलाइन बता दी, इंट्रोडक्शन बता दी, टाइमलाइन बता दी, अब आपने बताना है कि इसके कॉजेज क्या हुए थे। तो हम आपको अच्छे से पता है कि बेसिकली ये सप्रेशन था, ऑपरेशन था फेस बाय ऑल द सोसाइटी,
दूसरे इसकी जो रीज़न थी वो थी सॉरी ये पहली रीज़न हम बात करेंगे ऑप्रेसिव गवर्नमेंट ऑफ रशिया। यस, अब ये आप हैरान रह जाएंगे कि जो ज़ार था ना, ज़ार के पास जो इसे बोलते हैं राज ज़ार, एक जो रशिया का किंग था ना, उसको ज़ार कहा जाता है रशिया के अंदर, ठीक है। तो ज़ार के हाथ में सारी पावर थी, उसकी जो सीक्रेट पुलिस थी उसका नाम था ओखराना, ठीक है। और उन्होंने कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, कोई असेंबली नहीं थी, कोई रिलीजन नहीं था, और हर चीज़ों को एक्सट्रीमली जो है उन्होंने वो क्या नाम है कैप्चर किया हुआ था अपने हाथ में। अच्छा, यह देखें एक स्ट्रक्चर था उनका जो रूस के अंदर था, ठीक है। सो लॉज डू नॉट अप्लाई ऑन नोबल्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऊपर रॉयल्स आते थे जो कि द पीपल विद पावर थे। दूसरे नंबर पे जनाब वहाँ पे क्लर्जी थी जो वहाँ के मजहबी लोग थे। तीसरे नंबर पे आर्मी थी जो कि ओखराना ने मेरे को बताया कि ये सीक्रेट पुलिस थी। और चौथे नंबर पे कैपिटलिस्ट आते थे। और पांचवें पे जो थे यार, ये आपके मेरे जैसे जो है ना वो ये पीजेंट्स आते थे जो कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थे, जो कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद हमने बताया जनाब कि पुअर ट्रीटमेंट था सोल्जर के साथ। वर्ल्ड वार 2 में ये होता कि इनको जो जनाब पुअर ट्रीटमेंट इस हद तक था कि वर्ल्ड वार 1 के अंदर जो रशियन सोल्जर्स को बंदूक दी जाती थी वो इस काबिल भी नहीं होती थी कि जो है वो एक मतलब थोड़ी दूर से जो है ना फायर कर ले, ठीक है। और वो जब फायर करते थे तो अक्सर वो अड़ जाती थी। तो पुराने ज़माने की जो बंदूकें थी, इन्होंने इंडस्ट्री को अपडेट नहीं किया था, अपग्रेड नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत से सोल्जर सिर्फ इसी बना पर मारे जाते थे कि वो उनके सामने दुश्मन तो है लेकिन उनकी बंदूक इस काबिल नहीं कि वो चल सके। तो मजबूरन जो है ना वो फिर उन्हें या तो जो है ना फ्रंट वॉर लड़नी पड़ती थी, उसके साथ फिजिकल वॉर लड़नी पड़ती थी। अच्छा जनाब, अगर आपको वो वक्त याद हो हमारा 1857 वाला जंग आज़ादी का, तो आपको अच्छे से ये बात याद होगी कि हमारे यहाँ 1857 में जो म्यूटिनी हुई थी फौज के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्या थी? वो एक रिलीजियस वजह भी थी ना उसके, अगर आपको याद हो तो वो ये था कि वो जो बंदूक चलती थी उसमें जो चर्बी इस्तेमाल की जाती थी वो कहा जाता था कि वो सूअर की चर्बी है। मुसलमान तो इस बात पे बिल्कुल भी आमादा नहीं हुए थे कि हम सूअर की चर्बी को इस्तेमाल करें, बिल्कुल नहीं। एक ये भी रीज़न थी म्यूटिनी होने की। इसी तरह जो रशिया के अंदर जो म्यूटिनी हुई ना फौज के अंदर, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि उनकी जो बंदूकें थी वो इस काबिल नहीं थी। दूसरा कि वो सोल्जर्स मेरी तरह के थे, आपकी तरह के थे, जो बिल्कुल यंग थे, जो कि फुल मतलब मोटिवेट थे। और जब उनके साथ इतना पुअर ट्रीटमेंट किया गया, उन्हें वेजेस नहीं देंगी टाइम पे, और वो लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी हार रहे हैं, तो एक रीज़न थी उसके म्यूटिनी होने की। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं ना वो आम पब्लिक के साथ जाके मिल जाते हैं। अच्छा, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स था, डेफिनेटली हर जगह पे इंटेलेक्चुअल्स का रोल होता है। और उसमें सबसे पहला कार्ल मार्क्स का जो है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आएगा। दूसरा एक बिकिनी था, उसने अपने एक रशियन का इंटेलेक्चुअल था, उसने अपने आइडियाज़ को सेपरेट किया। उसके बाद रोल था किसका? लेनिन का और स्टालिन का। लेनिन जो था वो हेड था, स्टालिन उसका जो है वो पीए आप कह ले, ठीक है। सो दे प्लेड अ मेजर रोल। उन्होंने जो है वो स्ट्राइक्स करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, अपनी पावर दिखाते थे, जो आम लोगों की पावर है वो दिखाते थे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से एक जो था ना रशिया के जो ज़ार था उसकी पावर अच्छी खासी जो है वो डिस्प्लेस होती थी। उसके बाद जनाब आते हैं जो एक और सबसे बड़ी रीज़न थी, वो थी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन पीपल। जी हाँ, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन पीपल, जो कि आज पाकिस्तान के लोगों में भी आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी यार कि पाकिस्तान के लोगों में आ रही है। आई विश आई वाज देयर जब लम्स के स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, काश मैं वहाँ पे होता। खैर, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। बात ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही थी। किस तरह से आ रही थी भाई? अब देखें ये पीरियड कौन सा चल रहा है? ये पीरियड चल रहा है जो है 20वीं सेंचुरी का। और 20वीं सेंचुरी में आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हर जगह पे आ गई है ना, पूरे यूरोप में आ गई है। तो रशिया वाले ये सवाल पूछते थे कि भाई वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन है, एक्सप्रेशन है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ सप्रेशन है। आप यहाँ जो बात करता है गवर्नमेंट उठा के ले जाती है, और बिल्कुल भी जो है ना वो आज़ादी नहीं है। हर जगह पे जो है ना वो फौज का और पुलिस का कब्जा है। और यही बात जो थी ना वो रशिया में की जाती थी, ठीक है। और हकीकत भी ये थी कि जो बात करता था तो फौज जो है वो आगे ले जाती थी। और जो न्यूज़पेपर थे वो सेंसर होके जो है वो जाते थे। इवन की जो बुक्स आती थी वो सेंसर होती थी, जिसकी बना पर जो था ना वो लोगों के अंदर एक जिस तरह आज पाकिस्तान के लोगों में आ रहा है यार, माशाल्लाह आज पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं कि भाई बोलो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। तो इसी तरह जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही थी। वो कंपेयर करते थे कि यार यूरोप में इतनी आज़ादी है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, जबकि हम एक पूरा बॉर्डर शेयर करते रहे यूरोप के साथ। अच्छा, उसके बाद जो है वो जनाब सपोर्ट ऑफ फॉरेन पावर्स थी। फॉरेन पावर की किस तरह सपोर्ट थी जनाब? इसमें पोलैंड की थी, फिनलैंड की, स्वीडन की और जर्मनी की सपोर्ट की थी। जर्मनी की सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये थी कि अच्छा, आप हैरान रह जाएंगे कि जर्मनी की सपोर्ट इस तरह से थी कि जनाब जर्मनी ने लेनिन को, अब लेनिन आवाज़ उठाता था, रशिया की गवर्नमेंट ने ये किया कि उसे उठा के जो है ना मुल्क से बाहर निकाल दिया। तो जनाब लेनिन जर्मनी में बैठ के अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहा था और वहाँ से कंट्रोल कर रहा था उस रेवोल्यूशन को। तो हुआ ये कि जब माहौल गर्म हो गया, वहाँ पे म्यूटिनी होगी, लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए, जिस तरह से एक दिन इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी लोग आएंगे। तो हुआ ये कि जर्मनी ने क्या किया कि लेनिन को क्योंकि डिपोर्ट किया, उसके
एक रेलगाड़ी के डब्बे में बढ़ाया, और रेलगाड़ी नहीं मतलब बेसिकली वो माल गाड़ी थी जो माल लेके जाती थी, और उसमें बिठा के उसे रशिया भिजवाया। और ये एक फॉरेन पावर की एक उसमें कहते हैं इंटरवेंशन थी कि जिन्होंने कहा, उन्हें था कि यार ये गवर्नमेंट खत्म हो ताकि रशिया जो है वर्ल्ड वार 1 से भागे। जर्मनी को ये था कि ये निकले यहाँ से, ये एक रीज़न थी। अच्छा जनाब, जर्मनी जो है वो उसको डिपोर्ट कर दिया, स्मगल करके लेनिन को वहाँ पे पहुँचाया रशिया में। और तीसरी हमने चीज़ देखनी है जनाब, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो इसको नवंबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, नवंबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो जनाब ये हुआ कि ये तमाम चीज़ें करने के बाद जब लेनिन जो है वो पावर में आ गए तो रशिया विल मेक अ ट्रीटी विद जर्मनी टू एंड अ वॉर। ठीक है। दूसरा, एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। जनाब आप जब अपने ऐसे की तैयारी करोगे, जब आप पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने एक टॉपिक अपने जहन में लाजमी रखना है कि पाकिस्तान की तरक्की ना होने की सबसे बड़ी रीज़न है फ्यूडलिज्म, लैंड लॉर्डिज्म। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इंडिया ने ये किया था, नेहरू ने एक लॉ पास करके इंडिया के अंदर जितनी भी लैंड्स थी वो आम लोगों में तकसीम कर दी थी, क्योंकि नेहरू वाज आल्सो अ सोशलिस्ट। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं हुई। भुट्टो ने ये किया और उसने बहुत सारी लैंड की तरमीम की, और बेसिकली ये अयूब खान ने जो है ना पहला स्टेप लिया था। उसने 1000 मरबा किलोमीटर, नॉट मरबा किलोमीटर, 1000 जो किले थी ना वो कर दी। जब भुट्टो आया तो भुट्टो ने तकरीबन 330 या 350 जैसे ना, वो एक बंदे की उस जगह पे जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है वो लैंड इतनी ही बंदा ले सकता है, बाकी सारी जो थी वो आम लोगों में बांटती। लेकिन आज भी अगर आप सिंध में देखें, आज भी अगर आप साउथ पंजाब में, जहाँ आप हैरान रह जाएंगे, हद निगाह तक जहाँ तक आपकी निगाह जाती है एक एक बंदे की ज़मीन है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी वजह है लैंड लॉर्डिज्म और फ्यूडलिज्म। और यही लोग बाद में इक़्तिदार के अंदर आते हैं और आके ऐसे लॉस पास करते हैं जिसकी वजह से इनकी ज़मीनें कायम रहे, इनका इक़्तिदार और इनका गलबा जो है वो मुल्क की जो पावर है उसके ऊपर कायम रहे। ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल, नॉट फंडामेंटल बट इट इज़ द बेटर रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, जो कि एक बहुत हर्डल है, बहुत बड़ी रुकावट है हमारे यहाँ तरक्की ना होने की। और ये जो चीज़ थी, उसने जो लेनिन जब रशिया के अंदर पावर में आया था तो उसने आते साथ सबसे पहले ये काम किया कि सारी लैंड जो है किसी एक बंदे की नहीं, सारी लैंड गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट जिसमें चाहे उसे तकसीम कर दे। ठीक है। अब आप जनाब खुद सोचें कि अगर तमाम लैंड जो है वो आम लोगों में तकसीम कर दी जाएगी और आम लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा ना। अगर एक बंदे की काम हो, अगर एक बंदे की वो सारी लैंड होगी तो एक बंदा उसका मालिक होगा। अगर एक बंदा एक मालिक होगा तो आप खुद हिसाब लगा लें, अपनी मर्जी से वो कंट्रोल करेगा। और फ्यूडलिज्म वाज द रीज़न, वाज द अल्टीमेट रीज़न जिसकी वजह से जो है वो पुवर्टी आती है, लोग इनइक्वालिटी आती है हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है। लोग मतलब अनपढ़ क्यों रखा जाता है लोगों को हमारी सोसाइटी में, सिंध में, बलोचिस्तान में अनपढ़ क्यों है? इसलिए तो है जानबूझ के जनाब वहाँ पे इनइक्वालिटी रखी जाती है ताकि हम अपने पावर को जो है वो मेंटेन कर सकें। बहरहाल कम टू द टॉपिक, उसने सारे लैंडलॉर्डिज्म को खत्म कर दिया। उसके बाद द न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फार्मर्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स। और सोशलिज्म का सबसे बड़ा नारा भी ये है ना, ये सोशलिज्म का सिंबल है। आपको सिंबल याद हो तो आप याद रखें, ये जो एक ये फार्मर की ये दरांती होती है। ठीक है। फार्मर जैसे अपने खेत काटता है, और ये हथौड़ा है जो लेबर को शो कर रहा है सिंबल को। ठीक है। तो ये जो हुकूमत कायम की कि ये सोल्जर्स की थी, ये लेबर्स की थी, ये फार्मर्स की थी, और एंड पे आपने कंक्लूजन दे। ये मैंने बताया आपको कि 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है, आपने इस तरह से अटैम्प्ट करना है। अच्छा, आपने साथ इसका ये भी बता देना कि जनाब उसके इंपैक्ट कौन कौन से आए थे। इंपैक्ट भी आपने लाजमी बताना है। अगर आप कॉज बता रहे हैं तो आपने इंपैक्ट भी बताने हैं। तो इंपैक्ट सबसे पहले ये था कि गवर्नमेंट बिकेम एक्सचेंज ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब गवर्नमेंट के हाथ में ताकत है, वो जिसको जितना चाहे उतना देगी। ठीक है। जितनी जिसकी ज़रूरत है वो उतना ही लेगा। उसके बाद सोशलिज्म को इस्टेब्लिश कर दिया गया, और मैंने आपको बताया ये रेफरेंस बुक है जो आपने अपने पेपर के अंदर लास्ट भी मेंशन करनी है कि सोशलिज्म पास्ट एंड फ्यूचर बाय माइकल हरिंगटन। उसके बाद जनाब तीसरी जो थी इसमें चीज़ आई, इंपैक्ट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसके बाद लेबर्स राइट प्रिवेल हुए। बहुत बुरे हालात थे, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे लेबर्स के जब जो है वो ज़ार पावर के अंदर था, लेकिन अब राइट्स उनको मिलना शुरू हुए, इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाती है। और आप हैरान रह जाएंगे जनाब कि एजुकेशन तक उन्होंने फ्री कर दी। और सोशलिज्म में यार मतलब इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ था। रशिया के अंदर एजुकेशन इतनी ज़्यादा फ्लो हुई कि आज अगर आप देखें आप हैरान रह जाएंगे इस बात पर कि रशिया सबसे बड़ा कंट्री है। अगर आज किसी जगह पर अटैक करना होता है ना, जब हम बोलते हैं 5th वॉर जनरेशन, आईटी का अटैक करना हो, कोई साइबर अटैक करना हो, ठीक है, हैकिंग करनी हो, तो रशियन हैकर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले, सबसे ज़्यादा पावरफुल हैकर्स इस वक्त वो हैं, चैंपियन है अपने फील्ड के अंदर। तो रशिया ने, इसमें कोई शक नहीं, एजुकेशन जब वहाँ पे प्रिवेल की, इनइक्वालिटी को ख़त्म किया, तो मुल्क बहुत आगे गया। फिर हमें नज़र आता है कि मुल्क स्पेस के अंदर आगे गया, फिर मुल्क वॉर के अंदर आगे गया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े हथियार बने। आपको पता है कि जब एटम बम बना लिया अमेरिका ने, तो उसके बाद रशिया वाज द सेकंड कंट्री जिसने एटम बम जो है वो बनाया।
तो रशिया एटम बम ऐसे तो ना बन जाता है यार, पूरी फिजिक्स के अंदर एक मतलब एक पूरी चेन है जो आपको मतलब बहुत बड़ी एजुकेशन आपको चाहिए। तो कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पे रशिया ने फिर तरक्की नहीं की? इंडस्ट्री में आप उठा लें, इंडस्ट्री में अखीर तरक्की की, लेकिन ये तमाम चीज़ें तब हुई जब लोगों को राइट्स मिले, जब लोगों को एजुकेशन मिली, जब लोगों को जनाब ये पावर मिली कि वो उनको इतनी वेजेस मिल सकें, उनको इतना जो है वो उनको इतनी तनख्वाह मिले जितनी वो मेहनत करते हैं। ये तमाम चीज़ें तभी हैं जब वहाँ पे सोशलिज्म है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा यार, मैं यहाँ पे एक बात बताना आपको भूल गया, वो ये है कि जनाब अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो लाजमी जो है वो जिस तरह हम दिखा रहे हैं, कई बच्चे जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके दिखाते हैं, तो आप भी दिखाएं। उससे ये होगा कि आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट हो जाएंगी। मैं इसके कोई पैसे नहीं लेता यार, ये वॉलंटरीली कर रहा हूँ मैं दिखा दिया करो, तुम लोग अपना ही फ़ायदा हो। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो लिख लिया करो ना यार, ताकि मुझे भी हो यार जो मैं मेहनत करके दिखा रहा हूँ आपको वो मतलब उसका फीडबैक भी पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो भाई, टाइम बहुत हो रहा रह गया।